राजेश रोज की तरह आज भी बस स्टॉप की तरफ भाग रहा था। अरे लगता है आज भी बस छूट ही जाएगी। भाग राजेश भाग। और राजेश और भी तेजी से भागने लगता है। तभी उसकी पहचान का एक आदमी साइकिल से गुजर रहा था। अरे राजेश, अरे क्या हाल चाल है? अरे भाई हाल चाल तो तू देख ही रहा यार, 7 बजने ही वाले, बस थोड़ी देर में बस आने वाली होगी। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मंगलू अपनी साइकिल को और तेजी से बढ़ाकर फिर से राजेश तक पहुंच जाता है। राजेश चल बैठ जा मेरी साइकिल पर, मैं छोड़ देता हूँ तुझे स्टेशन तक। राजेश मंगलू की साइकिल पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में उसे स्टेशन तक पहुंचा देता है। अरे भाई मंगलू, अगर आज तू मुझे समय पर अपनी साइकिल पर बस स्टेशन नहीं पहुंचाता तो आज तो मेरी बस छूट ही जाती यार। राजेश उसकी साइकिल को देखता है। वैसे वाह भाई, साइकिल तो बहुत अच्छी है तेरी। अरे मैं तो तुझे भी यही कहता हूँ, एक साइकिल ले ले तू भी। रोज रोज भागकर बस पकड़ना बहुत मुश्किल होता है ना, इसीलिए कह रहा हूँ। कह तो तू ठीक रहा है, पर तुझे तो पता है ना मेरी सारी कमाई तो घर का खर्चा निकालने में ही चली जाती है, और ऊपर से मुझे तो ये चलानी भी नहीं आती। कहीं गिर विर गया तो हड्डियां टूट जाएंगी मेरी। अरे यार तू भी ना बहुत भोला है, साइकिल से गिरने से किसी की हड्डी नहीं टूटती, और मुझे पता है, बहाने मत बना तू। हाँ इतनी ही देर में राजेश की बस आ जाती है। अब चल, अच्छा मांगू मैं चलता हूँ। और राजेश अपने काम के लिए निकल जाता है। वैसे मंगलू कह तो ठीक रहा था, अगर मैं भी साइकिल ले लूं तो रोज रोज इस बस का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, और इस बस के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा, और फिर अगर बापू को दवाखाने ले जाना पड़े तब भी आसानी ही होगी। पर अब इतने पैसे कहां से लाऊं? अगले दिन फिर से राजेश बस पकड़ने के लिए चलता है और आज फिर उसे मंगलू मिल जाता है। अरे राजेश, अरे चल आजा भाई, मैं तुझे अपनी साइकिल से छोड़ देता हूँ। राजेश बिना हिचकिचाहट के मंगलू की साइकिल पर बैठ जाता है। दोनों बातें करते हुए बस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। अरे मंगलू यार, मुझे भी चलाना सिखाना तेरी साइकिल। हाँ क्यों नहीं भाई, चला जा। फिर राजेश हर रोज मंगलू की साइकिल से साइकिल चलाना सीखता है। एक दिन मंगलू और राजेश दोनों साइकिल से जा रहे थे। भाई राजेश, अब तो तू साइकिल भी चलाना सीख गया यार, अब तो कम से कम साइकिल ले ले भाई। भाई मैं तो तेरे ही भले के लिए बोल रहा हूँ। देख, विजयवाड़ा से सोमनगर तक पैदल आना जाना कितना मुश्किल होता होगा ना, और फिर अगर ऊपर से बस छूट गई तो और भी बड़ी मुसीबत। फिर जाओ काशीपुर तक पैदल। मंगलू सोच तो मैं भी रहा हूँ नई साइकिल लेने की, पर अरे परवर कुछ नहीं यार, बस एक बार ले लेगा तो दूसरी बार सोचना ही नहीं पड़ेगा। तू चाहे तो मैं दिलवा सकता हूँ तुझे साइकिल। वैसे तेरी ये साइकिल तू कितने में लेकर आया था? मैं 155 में लेकर आया था यार। मंगलू की साइकिल 155 रुपए की थी, और अभी मेरे पास 70 रुपए। कपड़े और मेरी जरूरत का सामान बाद में खरीद लूंगा, तो इस हिसाब से मुझे 85 रुपए और जमा करने होंगे। इस महीने की तनख्वाह में तो घर का सारा सामान लाना है, और अगले महीने बापू को फिर से डॉक्टर को दिखाना है, तो 2 महीने तो साइकिल आ ही नहीं पाएगी, और उसके बाद 75 रुपए जमा करने में मुझे कम से कम 1-2 महीने तो लग ही जाएंगे। और हाँ, अब
से मैं अपने ऊपर एक आना भी खर्च नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ, मैं सारा सामान ले आया हूँ, देख लो कहीं कुछ रहा तो नहीं है। अरे बेटा, तू अपने नए कपड़े लाने के लिए बोल रहा था ना, 2 जोड़ी ही बचे हैं। अभी 2 जोड़ी कपड़े हैं तो मैं कुछ समय के बाद ले लूंगा, वैसे भी अभी जरूरत नहीं है। बापू, आपकी दवाइयाँ ले आया हूँ, अब तबीयत कैसी है आपकी? अब ठीक है बेटा। अगले महीने डॉक्टर ने बुलाया था आपको, याद है ना? हाँ हाँ बेटा, मुझे याद है। और तू बता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है? ठीक चल रही है बापू। अब क्या हुआ, कुछ कहना चाहता है? नहीं नहीं बापू, ऐसी कोई बात नहीं है। तू खुद को इतना नहीं जानता जितना मैं तुझे जानता हूँ। चल अब बता, किस बात से परेशान है? बापू, वो ऐसा है कि मुझे एक नई साइकिल लेनी है। क्या ये कैसी होती है बेटा? अरे पगली, उसमें 2 पहिए होते हैं और उस पर बैठो तो चलने लगती है। अच्छा, सच में ऐसा भी कुछ होता है? तो ले आ बेटा। अरे नहीं माँ, वो मंगलू है ना, पास वाले गांव में रहता है, वो बता रहा था कि उसने 155 रुपए में साइकिल ली थी। ये ले, इससे तेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। अब नहीं माँ, मैं तुम्हारे कंगन नहीं ले सकता। जेवर के नाम पर बस यही तो है तुम्हारे पास, इन्हें तुम अपने पास रख लो। और तुम देखना, मैं अपनी मेहनत से जल्द ही साइकिल लेकर आऊंगा और फिर बापू को भी दवाखाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। और तुम देखना, मैं तुम्हें भी अपनी साइकिल पर बैठाकर पूरे विजयवाड़ा में घुमाऊंगा। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन 120, 130, 135 और ये रहे 140। अरे 10 फिर कम पड़ गए। तुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद चपरासी राजेश के लिए खाना लेकर आता है। भाई रामलाल, ये खाना ले जाओ। क्यों साहब, क्या हुआ? वो क्या है ना, आज मुझे भूख नहीं है और अब से तुम मेरे लिए खाना मत लेकर आना। ठीक है साहब। एक समय नहीं खाऊंगा तो थोड़े पैसे तो बचेंगे। थोड़े ही दिन में बाकी के पैसे भी इकट्ठे करने और फिर लाऊंगा मैं अपनी साइकिल। कल जाकर मंगलू से बात करता हूँ और एक अच्छी सी साइकिल दिखाऊंगा। सुबह सुबह राजेश हर रोज की तरह नौकरी के लिए निकल जाता है। रात को आते समय राजेश मंगलू के घर रुक जाता है। अरे बहुत दिन हो गए दोस्त, तू तो मानो यार ईद का चांद ही हो गया, दिखाई नहीं। अरे भाई, वो काम थोड़ा ज्यादा बढ़ गया था, इसलिए सुबह जल्दी जाना होता था और रात को भी थोड़ी देर हो जाती थी। अच्छा सुन, तूने जो साइकिल के बारे में कहा था, तो चलेगा मेरे साथ साइकिल खरीदने? अरे नेकी और पूछ पूछ, कब लेनी है तुझे साइकिल? अभी थोड़े पैसे और जमा कर लो, फिर चलेंगे, बस 1-2 हफ्ता और। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। राजेश और पैसे जमा करने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। 1 हफ्ते बाद राजेश फिर से मंगलू के यहाँ पहुँच जाता है। अरे मंगलू, अरे चल जल्दी निकल बाहर। अरे क्या हुआ भाई, आज इतनी सुबह सुबह कैसे याद किया यार? और इतना चाय क्यों रहा है? अरे वो मैंने तुझे कहा था कि अगले हफ्ते नई साइकिल लेने चलेंगे, तो चल हो जा तैयार। आज मैंने दफ्तर से छुट्टी ले रखी है। अच्छा ठीक है, मैं नहा धोकर चलता हूँ तेरे साथ।
फिर थोड़ी देर में मंगलू और राजेश दोनों शहर साइकिल लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे दादा, एक अच्छी सी साइकिल लेनी है। अरे आइए आइए, ये देखिए हमारी दुकान की साइकिल। आपको कौन सी चाहिए? अरे दादा, वो सब तो ठीक है, पर आप तो सिर्फ मुझे इतना बताओ कि साइकिल पड़ेगी कितने में? आपके लिए मात्र 180 रुपए में। क्या 180 में? अरे पर भाई, ये मंगलू थोड़े दिन पहले 155 में साइकिल लेकर गया था और अब 180 में इतनी महंगी। अरे भैया, तो महंगाई भी तो कितनी बढ़ गई है। अरे भैया, थोड़ी तो कम करो। नहीं नहीं दादा, कम तो नहीं हो सकती। अगर हम ऐसे ही दाम कम करते रहेंगे तो घर कैसे चलाएंगे। अच्छा आप बताओ, आपके पास कितने हैं? अब 160 रुपए है। अरे राजेश, परेशान क्यों होता है? 20 रुपए ही तो है, मैं दे देता हूँ। नहीं नहीं भैया, ये साइकिल तो मैं अपने दम पर ही लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी मदद नहीं ले सकता। मैं फिर कभी साइकिल ले लूंगा। फिर मुंह लटकाकर राजेश वहां से निकल जाता है। राजेश के पीछे मंगलू भी चला जाता है। राजेश और मंगलू दोनों साइकिल पर बैठे हुए। क्या हो जाता अगर तू मुझसे पैसे ले लेता तो? मैं खुद के दम पर ये साइकिल लेना चाहता हूँ, बस इसीलिए। थोड़े समय की और बात है, और वैसे भी 20 रुपए तो है, मैं जैसे तैसे जमा कर लूंगा। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे तूने अपने बगीचे में पैसों का पेड़ लगा कर रखा है। तू झट से जाकर तोड़ लेगा, है ना? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता है कि तूने एक एक रुपया कैसे कितनी मेहनत से जोड़ कर रखा था अपनी साइकिल के लिए? और अगर इनमें से पैसे खर्च हो गए तो? होते हैं तो हो जाने दो, नहीं लूंगा साइकिल। और क्या, कोई पहाड़ तो ना टूटेगा। फिर राजेश मुंह लटकाकर घर पहुंच जाता है। 20 रुपए तो है, कर लूंगा जमा। पर अगर तब तक साइकिल और महंगी हो गई तो? अगले दिन राजेश दफ्तर में बैठा अपना काम कर रहा था। तभी एक आदमी राजेश के ऑफिस में आकर बैठ जाता है। साहब राम राम, मेरा नाम श्याम है। वो क्या है ना साहब, अगर आप मेरा एक काम कर दो तो मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कैसा काम? बस इस कागज पर दस्तखत करने हैं। इसमें लिखा है कि सोमनगर की सारी जमीन मेरे नाम पर है, ना कि मेरे भाई जुगनू के। नहीं साहब, मैं ये नहीं कर सकता, आप जा सकते हैं। अब सोच लो, मैं मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। सोच लिया, आप जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद राजेश का बॉस श्रीकांत राजेश के ऑफिस में आता है। सर, आपको आने की क्या जरूरत थी? अगर कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं नहीं राजेश, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारे ऑफिस में एक आदमी आया था। हाँ सर, वो मैंने ही भेजा था। और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि तुम जैसा ईमानदार आदमी मेरे ऑफिस में काम कर रहा है। तुम्हारे काम और ईमानदारी से खुश होकर मैंने तुम्हारी तरक्की के बारे में सोचा है, और अब से तुम्हारा वेतन भी बढ़ा दिया जाएगा। धन्यवाद साहब। साहब, क्या मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ हाँ राजेश, कहो। साहब, अगर आप मुझे इस महीने की तनख्वाह आज ही दे दें तो वो क्या है ना, मुझे थोड़ी जरूरत थी। श्रीकांत बिना कुछ कहे तुरंत ही राजेश को उसकी तनख्वाह देता है। राजेश पैसे लेकर खुश होकर फिर से उसी साइकिल की दुकान पर पहुंच जाता है। दुकानदार राजेश को देखकर तुरंत पहचान जाता है। अरे बाबू, आज अकेले ही आए हो? हाँ दादा, वो जो साइकिल थी ना, वो मुझे दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, ये लीजिए बाबूजी, 180 रुपए की है। याद है ना आपको? याद है मुझे। ये लो तुम्हारे 180 रुपए।
और राजेश खुशी से झूमते हुए साइकिल पर बैठकर अपने गांव की तरफ बढ़ने लगता है। राजेश खुशी से कभी साइकिल की घंटी बजाता तो कभी कुछ गुनगुनाने लगता और साइकिल को बहुत तेजी से चलाने लगता है। राजेश जैसे ही साइकिल की घंटी बजाते हुए अपने गांव में पहुंचता है, कुछ कुत्ते राजेश की साइकिल को देखकर भौंकने लगते हैं। अरे बाप रे, इतने सारे कुत्ते! गांव के सभी लोग साइकिल को देखकर बहुत हैरान होते हैं। अरे ओ मुरारी, अरे अरे जरा देख तो, ये बलवंत का छोरा क्या तूफान लेके आया है भाई। अरे जल्दी निकल घर से बाहर भैया। गांव में एक बैलगाड़ी हाँकता हुआ आदमी निकल रहा था। राजेश उसके पास से बहुत तेजी से साइकिल लेकर निकलता है। अरे ई का था। राजेश साइकिल चलाता हुआ अपने घर पहुंच जाता है और घर के सामने खड़ा होकर साइकिल की घंटी बजाता है। राजेश की साइकिल को देखकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। माँ बापू, अरे जल्दी देखो, मैं अपनी साइकिल ले आया। अरे ओ भैया, ई का नहीं बला है। काका, ये साइकिल है, साइकिल। का है साइली? अरे काका, साइली नहीं, साइकिल साइकिल। हाँ, ये मुँह अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजी यही छोड़ गए हैं। साइली ये कोई नाम होता है भला? बताओ, इसका नाम तो बिल्लो रानी होना चाहिए। अरे वाह भाई, क्या नाम रखा है, बिल्लो रानी। वाह। खड़ा हो जा, यहाँ घर में नया मेहमान आया है। फिर सरजू राजेश और साइकिल की आरती उतारती है। ए गंगा, ये ले शक्कर और बांटते पूरे गांव में। मैं तुम्हें अपनी साइकिल पर घुमा कर लेकर आता हूँ। अरे भैया, मैं भी। फिर राजेश एक एक करके सबको अपनी साइकिल पर बैठाकर घुमाता है। अरे वाह बेटा, है तेरी साइकिल तो बहुत अच्छी है। कुछ भी कहो, मजा आ गया। अगले दिन राजेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी नई साइकिल बिल्लो रानी पर बैठकर जाने लगता है। अरे बेटा, मुझे जरा पास के गांव में थोड़ा काम था। क्या मुझे अपनी बिल्लो रानी पर छोड़ देगा? हाँ काका, क्यों नहीं, आओ बैठो। दफ्तर से आते समय आज तो मंगलू को भी अपनी साइकिल दिखाऊंगा, वो भी बहुत खुश हो जाएगा। और मंगलू के घर पहुंच जाता है और अपनी साइकिल की घंटी बजाने लगता है। अरे वाह, नई साइकिल! चलो, आखिर तूने साइकिल नहीं ली। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। अब जिस किसी को भी दूसरे गांव जाना होता, वो राजेश की साइकिल पर बैठकर चला जाता और बच्चे तो मजे के लिए ही बैठ जाते। एक दिन राजेश और उसका पूरा परिवार खाना खाते हैं। खाना खाते हुए बातें करते हैं। अरे बेटा, तेरी साइकिल आने से तो पूरे गांव में नई रौनक आ गई है। हाँ, और वो क्या नाम रखा था इसका? बिल्लो रानी। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आता है। अरे बलवंत चाचा, राजेश भैया सभी को पटेल साहब ने चौराहे पर बुलाया है। थोड़ी देर में सभी चौराहे पर पहुंचकर इकट्ठा हो जाते हैं। मैंने आप सबको ये बताने के लिए बुलाया है कि पास में कुछ गांव मिलकर साइकिल की प्रतियोगिता कर रहे हैं। हमारा विजयवाड़ा कभी भी किसी काम में पीछे नहीं रहा है और मैं ये चाहता हूँ कि इस बार भी हम सबको दिखा दें कि हम किसी से कम नहीं हैं। राजेश, हमारे गांव में बस तुम्हारे पास ही साइकिल है और तुम्हारे अलावा पूरे गांव में किसी को भी साइकिल चलानी नहीं आती।
तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे गांव की तरफ से तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो और बता दो सबको कि हमारा विजयवाड़ा किसी से कम नहीं है। ठीक है पटेल साहब, पर प्रतियोगिता कब है? आने वाली पूर्णिमा के दिन सोमनगर में मेला है और इस मेले में प्रतियोगिता भी रखी गई है। पूर्णिमा के दिन सभी लोग मेले में इकट्ठा हो जाते हैं। फिर राजेश अपने सभी बड़ों का आशीर्वाद लेता है। थोड़ी देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और सभी अपनी अपनी साइकिल पर बैठकर समाप्त रेखा की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो देखो, हमारा राजेश सबसे आगे है। हाँ, और आपको पता है ये जो दूसरे नंबर पर है ये रामलाल दफ्तर का चपरासी है, और ये चौथे पर उसका दोस्त, और ये तीसरे नंबर पर पास के गांव का एक लड़का है। देख लेना, जीतेगा तो हमारा राजेश ही। वैसे भी बाकी सबने तो हार मान ली, और देख कुछ तो कैसे गिर पड़े हैं। जीतेगी तो हमारी बिल्लो रानी। राजेश जैसे ही समाप्त रेखा पर से थोड़ी दूर होता है, अचानक ब्रेक मारकर रुक जाता है। इतने में ही रामलाल आगे निकल जाता है और राजेश फिर से साइकिल चलाने लगता है। अरे अरे, ये क्या किया इसने? साइकिल क्यों रोक दी? और ये चपरासी इसको जिता दिया? हे भगवान, इसकी मति तो नहीं मारी गई। प्रतियोगिता के कुछ देर बाद फिर से सभी लोग गांव के चौराहे पर जमा हो जाते हैं। अरे मूर्ख राजेश, तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया? तूने जानबूझकर उस चपरासी को जिता दिया। क्यों किया तूने ये? पटेल साहब, मुझे माफ कर दीजिए कि मैं ये प्रतियोगिता हार गया, पर हम सब तो सिर्फ विजयवाड़ा को बड़ा बताने के लिए प्रतियोगिता में जीतना चाहते थे। लेकिन रामलाल, उसकी माँ की आंखों का इलाज करवाना बहुत जरूरी था। वो इतना खुदगर्ज है कि उसने कभी किसी से मदद नहीं ली। अगर इस प्रतियोगिता में मैं जीत जाता तब भी मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता। इसलिए मैंने ये फैसला लिया। शाबाश मेरे बच्चे, मुझे गर्व है तुझ पर। आज तूने मुझे हार कर भी जिता दिया।